हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेकंड इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के टॉप क्वेश्चन को कराने वाला हूं। अगर आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। फ्रेंड्स, मैं इसका पहला पार्ट करा दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से देख लें, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो वह है पत्ती। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को कहा जाता है। क्लोरोफिल को इकाई कहा जाता है। और अगर आपसे अंगक कहे तो आप क्लोरोप्लास्ट को कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट यानी प्रकाश संश्लेषी अंग कहेगा तो पत्ती बोलेंगे। प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछे तो क्लोरोफिल होगा, और प्रकाश संश्लेषी अंगक तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होगा। तो चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, मतलब वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। यानी आप जानते हैं कि छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो पूछा है कि ग्रहणी किसका भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, मतलब हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो उसमें होता है स्वापोषण, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अमीबा स्वपोषी है, मृदजीवी है, प्राणी संभोजी है, या कौन सा है? तो अमीबा जो है वह प्राणी संभोजी है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज पाया जाता है, जिसे टाइलिन भी कहा जाता है। टाइलिन यानी लार में टाइलिन पाया जाता है, जिसे एमाइलेज कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। और मैं बता दूं कि वसा का पाचन का परिणाम शुरू होता है अमाशय से। कहाँ से होता है फ्रेंड? अमाशय से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो वो होती है मुख गुहा में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? मतलब कौन सा पाचक रस होता है जिसके प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो वह है रेनिन। यानी आप पढ़े होंगे अमाशय में 2 अम्ल निकलता है, 2 पाचक एंजाइम निकलता है, एक पेप्सिन और एक दूसरा रेनिन। तो पेप्सिन जो है वह प्रोटीन के पाचन करता है और रेनिन दूध का पाचन करता है। तो दूध जो है थक्का सा जम जाता है, किसके कारण? रेनिन के कारण। और रेनिन जो है बच्चा में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भी चीज़ भी याद रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी की रेनिन। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 70 से 72 बार, यानी 72 बार धड़कता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है। तो मनुष्य में रुधिर क्षमता कहाँ है? तो बोमैन संपुट में। देखिए, आप पढ़ेंगे तो देखिए, बोमैन संपुट जो है एक प्याले से रचना है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस का जाल होता है, इसी में क्षमता है ये। यानी रुधिर जो है मानव में वह कहाँ क्षमता है? तो
तो बोमैन संपुट में क्षमता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 12 लाख नेफ्रॉन एक गुर्दा में होता है। और गुर्दा जो है, गुर्दा का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन क्या है? तो गुर्दा का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट जो है वो कहाँ जमा रहते हैं? तो पत्तियों में, छालों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, यानी इन सभी में पादप अपशिष्ट जमा रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो वह है अग्नाशय। फेफड़ा उत्सर्जी अंग है और इससे CO2 का उत्सर्जन होता है। यकृत उत्सर्जी अंग है, इससे यूरिया का निर्माण होता है। वृक्क उत्सर्जी अंग है, यह जो है मूत्र का निर्माण करता है। तो ये तीनों उत्सर्जी अंग है। अग्नाशय जो है यह ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, अर्थात यह उत्सर्जी अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय। अगला प्रश्न कहता है कि हृदय मुख्य अंग है, किस तंत्र का मुख्य अंग है? तो यह है परिवहन तंत्र का मुख्य अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य, तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया, निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन एक कैसी क्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है एक शारीरिक क्रिया है, पौधों की शारीरिक क्रिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों में निर्मित भोजन एक दूसरे से, एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब पौधों में जो भोजन बनता है वह एक अंग से दूसरे अंग में जाता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? तो परिवहन कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप कितना होता है मानव का? तो 120/80 सही ऑप्शन आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसे 120 को सिस्टोलिक और 80 को डायसिस्टोलिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन जो है वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई दोनों हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बोमैन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो बोमैन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को सम्मिलित रूप से मेलपिगियन कोष कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी है? मतलब 100 ml रक्त में देखा जाए तो यूरिया कितनी मात्रा में मिलेगा? तो वह मिलेगा 30 mg में, 30 मिलीग्राम में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगर परसेंटेज पूछेगा तो इसका परसेंटेज आप 2% कह सकते हैं कि कितना यूरिया की मात्रा होता है। तो मूत्र में, तो उसका रक्त में है, रक्त का 2% जो है वो उसमें यूरिया होता है, मूत्र के 2% यूरिया होता है उसमें। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या क्या होती है? यानी वृक्क नलिकाओं जिसे कहा जाता है, वृक्क नलिका जो है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है ना, इसे नेफ्रॉन ही कहा जाता है। तो वृक्क नलिका को क्या कहता है? नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन को क्या कहता है? वृक्क नलिका। दोनों सेम है। तो यह जो है प्रत्येक वृक्क में कितनी संख्या इसकी होती है? तो लगभग 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब क्या? 10 लाख। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि 12 लाख, तो 10 से 12 लाख जो है इसका संख्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है इसमें?
तो गोंद, टैनिन, रेजिन ये सभी जो है पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। मतलब जठर ग्रंथि जो है, देखिए अमाशय में पाया था जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का स्राव होता है, तो होता है भीतीय कोशिका से। किस कोशिका से? तो भीतीय कोशिका से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करते चले, तथा चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। अगला प्रश्न कहता है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस का भूमिका होती है। तो छोटी आंत की बात कर रहा है फ्रेंड्स, कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है, तो वह होती है पित्तरस भी, अग्नाशी रस, अवांत रस, तीनों का जो है मिश्रण उस छोटी आंत में भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग एवं अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, तो वह जो क्रिया है, प्रक्रिया है, क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है पोषण। मतलब पोषण वह विधि है, वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के गाढ़े लेय की तरह जो स्वरूप होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो अमाशय में जो भोजन गाढ़े लेय जैसा हो जाता है उसे कहा जाता है कायम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है। तो निम्न में से किसके द्वारा अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, तो होता है कुटपाद द्वारा। फ्रेंड्स, कुटपाद के द्वारा अमीबा चलता भी है, मतलब अमीबा का प्रजननांग कुटपाद है। इनकी आकृति अनिश्चित होने के कारण भी क्या है, कुटपाद है, और इनमें भोजन का अंतर्ग्रहण भी किस होता है, कुटपाद से। इसको सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ होता है, तो वो होता है मुख गुहा से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में कौन सहायक होता है, तो होता है लाइपेज। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। यह रक्षी कोशिकाएं रंध्र के दोनों ओर से घेरे रहता है, यानी रंध्र को घेरने वाली कौन सी कोशिका है, तो रक्षी कोशिका है। तो किसमें पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाएगा, है ना। जिसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत विद्यमान है, तो 0.03%। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था कि प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो अंग है पत्ती। अंगक कहेगा तो कहेंगे हरित लवक, यानी अंग, पत्ती, अंगक, हरित लवक, और इकाई पूछेगा तो क्लोरोफिल। तो इसमें पूछा है कि अंगक कौन है, तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, हरित लवक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में निम्नांकित किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो श्वसन क्रिया में देखिए, श्वसन जो है यानी श्वासोच्छ्वास में हम प्रश्वास और उच्छ्वास करते हैं। प्रश्वास में हम ऑक्सीजन को खींचते हैं और उच्छ्वास में हम CO2 को निकालते हैं। तो इसमें पूछा है कि ग्रहण करते हैं, मतलब प्रश्वास क्रिया में पूछा है, तो किस गैस को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। क्लोरोफिल अणु को क्या कहते हैं, तो उसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। अभी ही हमने बताया कि क्लोरोफिल को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी इकाई। प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेंगे हरित लवक को, और अंग कहेंगे पत्तियों को। चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वह अग्नाशयी रस में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है,
तो उन्हें हरित लावक की आवश्यकता होती है, यानी क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लावक में। सूर्य के प्रकाश और जल एवं CO2 इन सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, यानी पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को तोड़ करके क्या बनाता है? तो वह बनाता है पेप्टोन्स। क्या बनता है? पेप्टोन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? मतलब इनमें से जो नाम दिया हुआ है उसमें से कौन लार ग्रंथि नहीं है? तो देखिए, पैरोटिड ये लार ग्रंथि है, सब मेडिबुलर लार ग्रंथि है, ये ब्रूनर्स जो है वो लार ग्रंथि नहीं है, सब लिंगुअल भी लार ग्रंथि है। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी, जिसमें से पैरोटिड और सब मेडिबुलर और सब लिंगुअल, ये तीनों लार ग्रंथियाँ हैं। सिर्फ जो है ब्रूनर्स जो है वो लार ग्रंथियाँ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निश्वास में निकाली गई वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? देखिए, प्रश्वास में हम खींचते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, और जब निश्वास में जब छोड़ते हैं तो CO2 की मात्रा ज़्यादा होता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का यानी ग्लूकोज का विघटन होता है या ऑक्सीकरण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो दही के जमने में किन्वन की क्रिया सहायक होती है ना। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो किन्वन करके दही को जमाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन है? यानी कीटों का श्वसनांग क्या है? तो कीटों का श्वसनांग होता है ट्रैकिया, जिसे हिंदी में श्वास नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास नली। तो यह होता है कीटों का श्वसन अंग, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।